हेलो एंड वेलकम बैक टू इवैल्यूएशन आईएएस। अप्लाइड इथिक्स के पार्ट में आज आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। देखो, अप्लाइड इथिक्स में बहुत सारे डायमेंशंस हैं, उनमें से एक डायमेंशन है इन्वायरमेंटल इथिक्स का। अब मैं चाहता तो इसे एज ए टॉपिक पढ़ा सकता था, बट उसका रेलेवेंस उतना डीप नहीं है, राइट, बिकॉज ये टॉपिक अपने आप में ठीक है एक अपना रिलेवेंस रखता है, लेकिन एक बहुत क्विकली एक आंसर राइटिंग के फेज में इसे करेंगे डिस्कस और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो एथिक्स की सीरीज़ का ये कुछ 6 लेक्चर है, राइट। तो नाउ हैव ए लुक, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करो और एक बार इसको पूरा अच्छे से सुनना, समझने की कोशिश करना, और उसके बाद वीडियो को पॉज करके अगर इसके जस्ट बाद अगर लिखने की प्रैक्टिस करोगे, उससे बेहतरीन ट्रिब्यूट हो नहीं सकती अपने आप को जो आप दे सकते हो। सो ट्राई दिस, लिखने की कोशिश करना। इन्वायरमेंटल एथिक्स क्या है? अच्छा चलो, अब अगर इस लेक्चर तक पहुंचे हो तो बताओ, सोचो अपने आप में, इन्वायरमेंटल एथिक्स, तो एथिक्स और इन्वायरमेंट, ऐसे कौन से इंसिडेंट्स हो रहे हैं आपके अगल बगल में, जैसे पॉल्यूशन हो रहा है, तो इसमें क्या एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व हैं रिगार्डिंग इन्वायरमेंट, प्लैनेट अर्थ के साथ जो चीज़ें कंसर्न है। ठीक है, अब इसका क्या क्या वेरियस इश्यूज हैं और क्या उसके सॉल्यूशंस आप दे सकते हो। तो इसको शॉर्ट में 150 वर्ड में लिखना है, आपके पास टाइम है 6 मिनट्स का। ट्राई दिस, या फिर लेक्चर को सुनने के बाद आप ट्राई करना। देखो, एज ए कॉन्सेप्ट अगर बात करें कि इन्वायरमेंटल एथिक्स क्या है, देखो बेसिकली हुआ क्या 1960s में, या इनफैक्ट जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद, जब इंग्लैंड से या फिर दुनिया के अलग अलग पार्ट से, वेस्टर्न वर्ल्ड से पॉल्यूशन के कारण उसका खामियाजा पूरी दुनिया को भरना पड़ा, तो अब एक फिलॉसफी में एक कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ 60s के दौर में, जिसे कहते हैं हम इन्वायरमेंटल एथिक्स। ठीक है, अब डील करता है कि एथिकल इश्यूज सराउंडिंग इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। अब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में बायोडाइवर्सिटी आ गया, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सारा डोमेन को कवर करता है अपने अंदर। एम्स टू प्रोवाइड एथिकल जस्टिफिकेशन एंड मोरल मोटिवेशन फॉर द काउज ऑफ ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। अब जिस एथिक्स की हम बात करते थे ना कि अब अगर जैन लोग का जो संधारा है, ठीक है, जो राइट टू कमिट, एक तरह से सुसाइड तो नहीं कह सकते, तो उसमें क्या एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व हैं, या फिर अगर अबॉर्शन है उसमें क्या एथिक्स क्या इश्यूज इन्वॉल्व हैं, तो उसी में एक डायमेंशन है, बिकॉज ये सब बातें कर रहे हैं हम अप्लाइड एथिक्स की, तो उसी में एक सब डायमेंशन है एथिक्स इन एनवायरनमेंट। ठीक है, कंसर्न विद द इशू ऑफ रिस्पॉन्सिबल पर्सनल कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू नेचुरल लैंडस्केप्स, रिसोर्सेज। ठीक है, यहाँ पे गांधी का कोट याद आता है, देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एनीवन्स ग्रीड। ये कंसर्न कहाँ से है? इन्वायरमेंटल एथिक्स से भी जोड़ सकते हो आप इसको। ठीक है, स्पीसीज की प्रोटेक्शन, या एग्जांपल लो ना, मैन एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो अब यूनेस्को का प्रोजेक्ट है, अब यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व का आता है, तो यहाँ पे देखो कि एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात होती है कि इन्वायरमेंट और ह्यूमन के बीच में जो बॉनहोमी, जो ब्रदरहुड हो, उस पे स्ट्राइव करता है। ठीक है, इट्स अ क्लस्टर ऑफ बिलीव्स, वैल्यूज, नॉर्म्स रिगार्डिंग हाउ ह्यूमन शुड इंटरेक्ट विद इन्वायरमेंट। कैसे हम अपने पॉलिसीज़ को एक होता ना कि अब देखो, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है कि 2030 तक हम इन गोल्स को परस्यू करेंगे, जिसमें 17 गोल्स हैं और 169 टारगेट्स हैं। टारगेट्स अगर मैं मिस कर रहा हूँ तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें इन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको याद हम कैसे कर सकते हैं, बिकॉज उनका यूज़ जीएस के चारों पेपर में, एथिक्स में, और कभी कभार प्रीलिम्स के ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में बहुत काम आता है। सो नाउ ये इंट्रो में आप लिखना, बिकॉज अल्टीमेटली यही है, इस तरीके से डील करेंगे। इंट्रो में आप ये लिख सकते हो, अंडरस्टैंडिंग आपकी। अब बाकी बॉडी के सेक्शन में, रिगार्डलेस ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड, उस क्वेश्चन की डिमांड को देखते हुए आप इसी कंटेंट को यूज़ करके आप एक अच्छा आंसर आप प्रेजेंट कर सकते हो। क्वेश्चन पूछता है कि भाई क्या इश्यूज इन्वॉल्व हैं इन्वायरमेंटल एथिक्स में, तो अब इन जनरल अगर आपको पता नहीं होगा, देखो कोलैबोरेशन की कमी है, देखो रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन अगर एथिक्स में लिखने पे आओगे तो थोड़ा सा ना आपको टेक्निकल होना पड़ेगा। एथिकल जो जार्गन्स होते हैं, टर्म्स होते हैं, आपको डालने पड़ेंगे। इट्स नॉट ए GS 1 2 3 काइंड ऑफ आंसर जहां आप ऐसे ही जनरल टर्म्स लिख के आप निकल लोगे, नो। ठीक है, अब यहाँ पे एक जो इशू इन्वॉल्व है वो सस्टेनेबिलिटी का है, जो एक बोलते हैं ना कि मतलब रुथलेस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, उसके फिर रिपरकशंस, कॉन्सिक्वेंसेज में क्या आते हैं, कन्फ्लिक्ट्स आते हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें होती है। तो अल्टीमेटली वहाँ पे भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ, या फिर सफ़र ह्यूमन ही करता है। ठीक है,
इफ अर्थ सफर, इफ प्लैनेट इज सफरिंग, अल्टीमेटली हु इज गोइंग टू बेयर द ब्रंट? मोस्ट ह्यूमन। ठीक है, तो कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पे एक इशू इन्वॉल्व। अगला है डिफोरेस्टेशन। ठीक है, कि अब चलो एक मेदांता का एक प्रोजेक्ट आ रहा है छत्तीसगढ़ में या उड़ीसा में, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अब एक बड़ा वास्ट ट्रैक्ट ऑफ लैंड वुड बी क्लियर्ड फॉर श्योर। ठीक है, तो अब उसके बाद से अल्टीमेटली कौन झेलेगा, किसको रिपरकशन झेलने पड़ेंगे? जो वहाँ के लोग हैं, पुअर, ट्राइबल और ह्यूमैनिटी अल्टीमेटली। क्योंकि अब मान लो कि क्लाइमेट चेंज ऐसा तो है नहीं कि मतलब इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री पे ख़त्म हो जाता है, बिकॉज ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल पूरे प्लैनेट का फिनोमेनन है। अगर एक जगह पॉल्यूशन हो रहा है, चाहे फिर डिफोरेस्टेशन हो रहा है, तो ये खामियाजा पूरी दुनिया भुगत रही है। एक इशू है इक्विटी का। अभी देखो ऑक्सफैम की रिपोर्ट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई, कहा कि भाई इंडिया का जो 99% वेल्थ है, कुछ 1 से 2% लोगों के पास में है, 90% इंडिया का वेल्थ है, कितने परसेंट लोगों के पास में है, तो ये इशू वहाँ पे आता है। ठीक है, अब मान लो प्रोजेक्ट्स अगर छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, और क्योंकि उसके बाद ही आप देखोगे ना कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशंस या फिर बहुत सारी चीज़ें कि मतलब जो लोकल्स होंगे ना उनको राइट मिलेंगे उन रिसोर्सेज पे, उनको जॉब मिलेंगी, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो ये सारी बातें बाद में आती है जब पंचायती राज एक्ट का जब इम्प्लीमेंटेशन था उसके बाद में, या फिर अब देखोगे पेसा। उसके पहले का क्या, आज़ादी के बाद का जो भारत है, वहाँ पे देखोगे कि मतलब रिसोर्सेज कहीं और के, उसको कहीं और एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, फिर वापस से इंडिया का जो, अगर इंडिया का मैप अगर देखो, सॉरी आई एम वेरी बैड एट मैपिंग। ठीक है, तो इस वाले सेक्शन में जो वेस्टर्न सेक्शन है, गुजरात, महाराष्ट्र एंड ऑल, यहाँ पे इंडस्ट्रियल लोकेशंस की धूम मची रहती है। और देखो मतलब जो वेल्थ है, इंडस्ट्रियल वेल्थ सबसे ज़्यादा यहाँ एक्यूमुलेटेड है। लेकिन इन एरियाज़ का क्या, झारखंड, उड़ीसा, राइट, आंध्र प्रदेश, अपर आंध्र प्रदेश, बिहार, तो खैर बिहार में तो इंडस्ट्रीज़ नहीं है, जो रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन जहाँ पे रिसोर्सेज हैं, झारखंड में, उड़ीसा में, तो वहाँ पे उन स्टेट्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो दिस इज़ व्हाट यहाँ पे क्वेश्चन उठता है इक्विटी का। ठीक है, अब एक कंसर्न और बहुत इंपॉर्टेंट, एनिमल राइट्स। अब चलो, अब पन्ना टाइगर रिजर्व में क्या हुआ कि मतलब ठीक है, अब बात हो रही थी ना कि केन बेतवा इंटरलिंकिंग की, तो वहाँ पे टाइगर रिजर्व का इशू आ रहा था, पन्ना टाइगर रिजर्व का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन खैर एनीवे इशू तो आ रहा था इसका। तो अब वो समर्ज होगा तो बहुत सारे जो एनिमल के जो हैबिटेट हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे, बिकॉज ये जो प्लेनेट है ना, ये प्लेनेट सिर्फ हमारा थोड़े ना है। अगर हमारे हाथ में इतनी पावर है, इट डजंट मीन दैट इंटायर प्लैनेट्स बिलोंग टू ह्यूमन। अब ये जो एनिमल है, दीज गाइज आर इक्वल स्टेक होल्डर्स, ये इक्वल हैं, इनका जो राइट है प्लैनेट के ऊपर, सो वी शुडंट ट्रीट देम इन दैट वे, राइट। तभी हैबिटेट कंजर्वेशन की बात होती है। फाइन, सो ये हैं इश्यूज इन्वॉल्व इन इन्वायरमेंटल एथिक्स। अब इसको कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे इसको सॉलिडिफाई करेंगे? तब ये देखो एक कॉन्सेप्ट आया एल्डो लियोपोल्ड का, लैंड एथिक। ठीक है, लैंड एथिक क्या है? अब देखो बेसिकली है क्या कि अब लैंड को एज ए सिर्फ ऐसा नहीं कि मतलब ये हमारे पास काम की चीज़ है, यूज़ एंड थ्रो वाली चीज़ है, नो, बिकॉज अल्टीमेटली यही हमें एग्जिस्ट करना है। अब ये देखो, चाहे हमारा फूड हो, चाहे हमारा हैबिटेट हो जहाँ हम रहते हैं, चाहे फिर जो एनिमल्स, जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए कह रहा हूँ, बिकॉज अल्टीमेटली ये सबके एग्जिस्टेंस और सस्टेनेंस का जो जिम्मा है ये इसके ऊपर है, लैंड के ऊपर है। तो इस कॉन्सेप्ट से अपने आप को एसोसिएट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि अलाइन करें अपने आप को इन्वायरमेंटल एथिक्स के पैरामीटर्स के ऊपर में। ठीक है, मतलब जस्ट एज ए रिसोर्स यूज़ नहीं करना है, एक बोनहोमी मेंटेन करनी है लैंड के साथ में। एक कॉन्सेप्ट है डीप इकोलॉजी, जो एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल वाले हैं, साल 2021 या 22 के मेंस का क्वेश्चन था, एनिमिज्म एंड डीप इकोलॉजी। अब देखो बेसिकली डीप इकोलॉजी क्या है? अब डीप इकोलॉजी में देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि मतलब धरती पे जो कुछ भी है, ठीक है, इट डज नॉट नेसेसरली मीन दैट इट ऑल बिलोंग्स टू ह्यूमन। ठीक है, अब द वेल बीइंग एंड फ्लरिशिंग ऑफ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ हैव वैल्यू इन देमसेल्फ। ठीक है, अब दीज ऑल आर इंडिपेंडेंट ऑफ द यूजफुलनेस ऑफ द नॉन ह्यूमन वर्ल्ड फॉर ह्यूमन पर्पसेस। सिंपल वर्ड्स में अगर समझो ना डीप इकोलॉजी को, तो क्या है कि अगर मान लो लैंड, जो यहाँ पे हमने देखा लैंड एथिक की बात हम कर रहे थे ऊपर में, तो अब ये है कि इट इक्वली बिलोंग्स टू एनिमल्स एज वेल,
वाटर, अब वाटर को आपने डाइवर्ट कर लिया अपने पर्पस के लिए, डैम के लिए, तो अब उनका क्या, जो रोज़ शाम को पानी पीने आया करते थे, शेर, चीते, भालू, एनीथिंग, तो अब यहाँ पे ऐसा नहीं, पॉलिसीज़ ऐसी बनाई जाए, इन्वायरमेंटल इथिक्स को तभी हम जस्टिफाई कर पाएंगे जब पॉलिसीज़ ऐसी बनाए, जब हमारे कंडक्ट्स ऐसे हों जो अर्थ के सारे स्टेक होल्डर्स को उनको सेटिस्फाई करें। फाइनली द कंजर्वेशन इथिक्स एंड ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम। अब देखो पुराने टाइम के लोग क्या करते थे, ऐसा नहीं कि अब 2 एकड़ में बिल्कुल बड़ी सी बिल्डिंग बना दो, और अब देखो पहले के लोगों की ना ज़रूरतें लिमिटेड हुआ करती थी, लेकिन वो लोग वैल्यू क्या करते थे इन चीज़ों को। देखो आप जैसे देखोगे कि अगर इंडिया के साउथ में, केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, ये सैक्रेड ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट है, आपने इन्वायरमेंट में जरूर पढ़ा होगा इसको। सैक्रेड ग्रुप्स, पेड़ पौधे, ठीक है, कहीं इसका नाम काबू है, कहीं इस टाइप के आप नाम देखोगे, तो दे ट्रीट, वो बोलते हैं कि हमारा जो दैवा है, दे विजिट इन दिस फॉरेस्ट, वन देवता का कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, तो बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड रहते हैं इन चीज़ों के साथ में। तो अब उसको रिवाइव करने की थोड़ी ज़रूरत है, उसको कंजर्व करने की ज़रूरत है। तो अब ये तरीके हैं। और हाँ, उसके बाद से इट्स नॉट ओनली अबाउट टॉकिंग, अब पॉलिसी लेवल पे भी इसको लेके आना पड़ेगा। 4th पॉइंट हम दे सकते हैं कि पॉलिसी लेवल, ठीक है, पॉलिसी लेवल पे ऑलरेडी है, लेकिन उसका अगर स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन हुआ होता, बिकॉज 1973 में ही इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इन चीज़ों पे काम करना शुरू किया था। इट हैज़ बिन मोर देन 50 ईयर्स, 50 साल हो गए, लेकिन तब पर भी देखो कि हमारे जो फॉरेस्ट स्टॉक है, हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है, घटता जा रहा है, ठीक है। मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। वाई? बिकॉज वी आर इंक्रोचिंग इन देयर हैबिटेट, ठीक है। तो ये पॉलिसी लेवल पे हमें काम करना है। तो ये 4 स्टेप्स आप आंसर लिख सकते हो। कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि अभी देखो कि अब जो कीवर्ड्स हैं, अब देखो इन्हीं कीवर्ड्स को एग्जामिनर देख रहा होगा। कंसेंसस बिल्डिंग, कोऑपरेशन, इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, इंटर स्टेट लेवल पे। अब जो यहाँ पे कोलैब करेंगे जितने स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, ट्राइबल्स, NGOs, है ना, उन सब के साथ में, क्योंकि अल्टीमेटली देखो बात हमने की थी ना कि बिकॉज पॉल्यूशन नोज नो बाउंड्री, पॉल्यूशन या फिर क्लाइमेट चेंज, ऐसा नहीं है कि क्लाइमेट चेंज अब इंडिया में आया तो मतलब वो नीचे श्रीलंका में जाएगा नहीं। बीइंग ए स्मॉल आइलैंड नेशन, श्रीलंका को भी खतरा है। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन की ज़रूरत है इस क्राइसिस को दूर करने की। तो ये सारे जो कंटेंट मैंने आज बताया आपको, इन्वायरमेंटल इथिक्स में आप यूज़ कर सकते हो, बिकॉज ये अप्लाइड इथिक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और इन्वायरमेंटल इथिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। सॉरी, आगे वीडियोज़ आएंगी गाइस इन टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है। लेसन फ्रॉम द लाइफ ऑफ टीचिंग्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स, सोक्रेट्स, टैगोर एंड ऑल। काम चल रहा है, देखो थोड़ा डिले हो रहा है, आई नो दैट, बट इट विल बी देयर, नो वरीज। थैंक यू।